नमस्कार जी सभी को। आज से ही मैं एक शुरू करने जा रही हूँ सीरीज़ बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बुक के अंदर बेसिक आइडियाज़ ऑफ वेक्टर कैलकुलस। बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी फाइनल ईयर के लेक्चर्स ऑनगोइंग हैं ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर्स ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर 2। तो एक्चुअली आप लोगों को 3 बुक्स सिलेबस के अंदर रहती हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वाइब्रेशन एंड वेव्स, एंड थर्ड वन इज़ मैकेनिक्स। सो सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट आप लोग इस सेमेस्टर में पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म यू स्टडी इन नेक्स्ट सेमेस्टर इन ऑल द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पंजाब। और इन दिस इसी तरीके से जो वाइब्रेशंस हैं वो आप लोग स्टडी करते हैं इन दिस सेमेस्टर, ऑड सेमेस्टर, और इवन के अंदर वेव्स। एग्जैक्टली सेम आप लोग चले जाइए मैकेनिक्स के अंदर, तो आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स स्टडी करते हैं इन दिस सेमेस्टर, ऑनगोइंग सेमेस्टर विच इज़ ऑड सेमेस्टर, और इवन सेमेस्टर के अंदर आप लोग पढ़ते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट। चलिए, बाकी सब कुछ ही ब्यूटीफुल है, थिंग इज़ अप टू योर आई कैन से इंटरेस्ट एंड अप टू टीचर। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्रिएट योर इंटरेस्ट। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो सिलेबस आपका शुरू होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम बेसिक आइडियाज़ ऑफ वेक्टर कैलकुलस। इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, वी टॉक अबाउट बेंजामिन फ्रैंकलिन, वी टॉक अबाउट ड्यूफे, वी टॉक अबाउट गिलबर्ट एंड ऑल, उन सब की बातें करने से पहले हम लोगों को ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स, कौन कौन सी क्वांटिटीज़, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन यूज़ करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बात करूंगी, चैप्टर भी आप लोगों की बुक में फर्स्ट यही दिया रहता है, बेसिक आइडियाज़ ऑफ वेक्टर कैलकुलस। ऑल्दो यू हैव डन योर इन योर +1 क्लास, बट लॉट ऑफ लॉज, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ गैप्स, लॉट ऑफ वर्ड्स वर देयर, जिनको मैं फिल करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो आई विल बी स्टार्टिंग विद फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल से भी पहले लेट मी टॉक अबाउट क्वांटिटी। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि क्वांटिटी क्या होती है, व्हाट इज अ क्वांटिटी? आप लोग कहेंगे कि ये क्या बात हुई, मात्रा, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, कोई भी चीज़ मेजरमेंट। एग्जैक्टली जिस चीज़ को हम मेजर करने की कोशिश करना चाहें उसको हम बोलेंगे क्वांटिटी। एनीथिंग दैट वी वांट टू मेजर इज कॉल्ड क्वांटिटी। उसको मेजर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो बात की बात है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं कहूँ कि क्वांटिटी जो होती है इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी, इट विल बी फिजिकल क्वांटिटी as well as non-physical quantity. Physical quantity and non-physical quantity. तो एक्चुअली क्वांटिटीज 2 टाइप की होती हैं। फिजिकल, अब फिजिकल बोलते ही यादों के दिमाग में हाँ जी हमें पता है, भौतिक, जो चीज़ हमें दिखती है, जो चीज़ हमें नज़र आती है। दिखना, नज़र आने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जिसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं मीन्स यू आर एबल टू कैलकुलेट दैट क्वांटिटी, द एनी क्वांटिटी विच यू कैन मेजर बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैथड, जिसको आप मेजर कर सकते हैं और जिसके टर्म्स में आप फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करेंगे, आप नेचर के लॉज को एक्सप्रेस करेंगे, आप केमिस्ट्री के लॉज को एक्सप्रेस करेंगे, आप मैथमेटिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करेंगे। तो उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, एरिया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये इम्पल्स, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टॉक, ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जिनकी मैं कहूँ कि कॉन्क्रीट वैल्यू आई कैन राइट, उनको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हो गई कि जिनको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, वी कैन ओनली फील दैम। योर लव फॉर समबडी, योर अफेक्शन फॉर समबडी, योर एंगर फॉर समबडी, और योर एंथुसियाज्म, योर एंग्जाइटी, ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें हम फील कर सकते हैं बट वी कैन नॉट मेजर दैम, तो इनको हम बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब कमिंग ऑन टू फिजिकल क्वांटिटीज़, क्योंकि वी आर डीलिंग विद फिजिक्स और वी आर डीलिंग विद बेसिक साइंसेज, साइंस के अंदर हमें क्वांटिटीज़ मेजर करनी है, सो वी विल बी डीलिंग विद फिजिकल क्वांटिटीज़। जिन क्वांटिटीज़ को हम लोग मेजर कर पाएंगे हम उन क्वांटिटीज़ के साथ डील करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, सो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं एक्चुअल में अगर मैं आपको कहूँ कि टेंसर नाम की क्वांटिटी होती है, उसी की 2 कैटेगराइजेशन है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, जो आपकी बुक्स में दिए रहती हैं। लेकिन एट दिस लेवल अप टू लेवल 9, 10, +1, +2 और BSc 1, 2, 3, it is appropriate to say that there exist 3 types of quantities and those quantities are scalars, vectors and tensors.
एक्चुअल में ये 3 क्वांटिटीज, ऑल्दो मैंने आपको फिर से मैं कह रही हूँ कि टेंसर है, टेंसर की ही 2 कैटेगरीज हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। लेकिन एट दिस लेवल, अप टू दिस लेवल यू कैन से, क्योंकि आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा अदरवाइज, आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे 3 टाइप की क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। अब जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा से कहती आई हूँ लोअर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी, हायर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी, कि फिजिक्स के अंदर कोई भी डेफिनेशन डिफिकल्ट नहीं है इफ़ यू गो टू इट्स एटमोलॉजिकल मीनिंग। अगर आप उस वर्ड के मीनिंग पे चले जाएं, सो नथिंग इज़ डिफिकल्ट इन दिस। तो यहाँ पे ये जो वर्ड, और जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जो लैंग्वेजेस हैं सबसे पुरानी वो ग्रीक और लैटिन है। ग्रीक और लैटिन ऐसी लैंग्वेजेज हैं जो सबसे पुरानी लैंग्वेजेस, एंड मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक वर्ड्स केम फ्रॉम दोज लैंग्वेजेस। उसके बाद जैसे जर्मन है, फ्रेंच है, मिडल इंग्लिश, वो सब उसके बाद की कहानियाँ हैं। तो ये जो वर्ड है स्केलेरिस, अगेन मैं कहूँ कि ये एक लैटिन वर्ड था स्केलेरिस, विच मीन्स लैडर, जिसका मतलब क्या है, लैडर है। लैडर मीन्स सीढ़ी, पंजाबी में बोलते हैं पौड़ी, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, तो सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाओ। सीढ़ी का मतलब, सीढ़ी का काम क्या होता है, आपको ऊपर चढ़ाना नीचे उतारना, ऊपर चढ़ाना नीचे उतारना। अब ऊपर चढ़ाना, क्वांटिटी कैसे ऊपर नीचे चढ़ेगी उतरेगी, क्वांटिटी की वैल्यू, क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई मतलब वो चढ़ गई, डिक्रीज हुई इट मीन्स वो नीचे आ गई। तो जो क्वांटिटीज़, या मैं कहूँ कि जिन क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज हो और उनके साथ हमें कुछ भी ना करना हो, उन क्वांटिटीज़ को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज़। और टेक्निकली आपकी बुक्स में क्या लिखा रहता है, द क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, द क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, कि जिनके पास सिर्फ वैल्यू हो, और वो वैल्यू हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं बाय एनी वे, एडिशन करके, सब्ट्रैक्शन करके, मल्टीप्लिकेशन करके, डिवीजन करके, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, सब कुछ अलजेब्रा के अंदर, कैलकुलस के अंदर जो कुछ भी आपने पढ़ा आप सब इनके साथ कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट हो जाएंगी क्वांटिटीज़, तो इनका जो डेरिवेटिव है 0 हो जाएगा, वो अलग अलग रूल्स हैं। थिंग इज दिस कि ये क्वांटिटीज़ या इंक्रीज होंगी या डिक्रीज, एंड नथिंग एल्स विल हैपन विद दैम, उनके साथ इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। मीन्स इनके पास सिर्फ वैल्यू ही है, अब कर लो आपको उस वैल्यू से जो कुछ भी करना है, तो वो क्वांटिटीज़ होती हैं स्केलर। अगेन वैक्टर एज सच, लैटिन लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड था वैक्टर, विच मीन्स टू डायरेक्ट, और आई कैन से कि किसी चीज़ को रास्ता दिखाना जब आ जाए, वेक्टर का मतलब हो जाता है, और कैरियर, किसी को कहीं पे लेकर जाना। सपोज़ आप कहीं पर जा रहे हैं, मैंने आपके पीछे एक स्पाई, एक जासूस छोड़ दिया कि मुझे बताते जाओ ये कहाँ कहाँ है, नेचुरली वो अपना पाथ तो फॉलो करेगा नहीं, वो तो आपको फॉलो करता जाएगा कि आप 5 मीटर इधर चले तो वो 5 मीटर इधर चला गया। फिर आप नॉर्थ गए तो वो मुझे इन्फॉर्म करेगा कि भैया ये चलो बहन कह लीजिए कि बहन ये तो 5 मीटर नॉर्थ चला गया, ये तो 6 मीटर साउथ चला गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, नॉर्थ जाना, साउथ जाना, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो जिन क्वांटिटीज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये डिस्कस करनी ज़रूरी हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। लेके चलती हैं ये साथ में इन चीज़ों को। द क्वांटिटीज़ विच शो मैग्नीट्यूड, विच शो डायरेक्शन, ना सिर्फ इतने को वेक्टर नहीं कहा जाएगा। तो वेक्टर कहलाने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर कहलाने के लिए देयर आर 3 मैंडेटरी कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या हैं, इट शुड हैव मैग्नीट्यूड, उसके पास मैग्नीट्यूड वैल्यू तो देखो होनी ही चाहिए, इसके बिना वो क्वांटिटी नहीं होगी। उसके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, कोई और नई डायरेक्शन आपने बना ली, नॉर्थ ईस्ट, कोई भी और डायरेक्शन तो आप लोग उसको मेंशन करेंगे। इसके अलावा इट शुड फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अब वेक्टर अलजेब्रा के लॉज कौन से होते हैं, जिन स्टूडेंट्स ने +1 कर रखी है उनको पता होगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन जिन्होंने नहीं की है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि इसके लेक्चर के अंदर मैं नेक्स्ट इसको थोड़ा डिस्कस करूँगी, ताकि आप सो दैट यू मे गेट एक्वेंटेड ऑफ दीज टर्म्स। तो देखिए कि वेक्टर अलजेब्रा के लॉज, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, जिस तरीके से आप स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं, 3 + 4 = 7, बट वो 3 + 4 यहाँ पे 7 नहीं रहेगा, दैट मे बिकम 5। किस तरीके से बनेगा वो हम आगे देखेंगे। तो वो क्वांटिटीज़ जो इन लॉज को फॉलो करें उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। टेंसर भी एक लैटिन के अंदर वर्ड था, टेंसर, विच मीन्स टू स्ट्रेच, फैल जाना। अब फैल रही है क्वांटिटी, फैलाव ऑल डायरेक्शंस में होगा, नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैंने यहाँ पे पानी गिराया गिलास से, वो पानी इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इट विल गो एवरीवेयर। अब आप कहेंगे जी मैंने तो गिराया ही नाली के अंदर है, वो तो वहीं पे ही जाएगा। वो वेक्टर की बात आ जाएगी कि आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उसको अलाउ कर दिया कि तुझे इधर ही जाना है।
तो टेंसर्स के अंदर स्ट्रेचिंग, फैलाव जो कि हर जगह पे होगा, ऐसी क्वांटिटी जो ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट करती है, जिसके लिए डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्शंस आर एसोसिएटेड विद देम, बट हम उन डायरेक्शंस को मेजर इस तरीके से नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एक टाइम पे मैं कंसीडर नहीं कर सकती, उनको हम बोलते हैं टेंसर्स। मीन्स दीज क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड, they have directions but they do not follow the laws of vector algebra, उनको हम बोलते हैं टेंसर्स। अब मैं कहूँ एग्जाम्पल्स की बात करूँ, स्केलर्स के अंदर वी कैन टॉक अबाउट मास, वी कैन टॉक अबाउट डिस्टेंस, वी कैन टॉक अबाउट डेंसिटी, ये सारी क्वांटिटीज स्केलर हैं जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ की बात करनी है एंड वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट डायरेक्शन। बट वैक्टर्स के अंदर जैसे फोर्स है, आप लोगों ने मुझे धक्का मारा इधर और मैं गिरी इधर ही गई, तो वो धक्का किस डायरेक्शन के अंदर मारा है, दैट विल डिसाइड माय मोशन। तो वहाँ पे वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर, जहाँ पे डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट और वो डायरेक्शन भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी एक टाइम पे, मतलब आप उस डायरेक्शन को भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो क्वांटिटीज होंगी वेक्टर क्वांटिटीज। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, such type of quantities will be vector quantities. Coming on to next category, tensor. आप लोगों ने जिन स्टूडेंट्स ने +1-2 की है उन्होंने ज़रूर ये पढ़ा होगा, आपकी बुक्स में क्वेश्चन दिया रहता है कि although current has direction but it is not scalar, और आप लोग बट इट इज़ नॉट वेक्टर, सॉरी, तो आप लोग इसका आंसर देते हैं इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। एंटायरली रॉन्ग, कोई मेरे जैसा उल्टे दिमाग का बैठा होगा दैट विल क्रॉस दैट आंसर। क्यों क्रॉस करूंगी मैं, बिकॉज करंट इज नॉट स्केलर, करंट के पास डायरेक्शन है। आप लोग सर्किट्स के अंदर बात करते हैं कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, जब उसके साथ डायरेक्शन है एंड दैट डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि अगर वो डायरेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती तो फिर मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात क्यों करती, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट की कहानी खत्म हो जाती। तो हम लोग ये जो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं वहाँ पे डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। अब डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो डायरेक्शन जो है वो इन लॉज को फॉलो नहीं कर रही है, मतलब मैं करंट को उस तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती जिस तरीके से मैं फोर्स को करूँगी। आई मीन कि करंट वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को फॉलो नहीं करता। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन भी है, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, बट दे डू नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर टर्म्ड एज टेंसर्स। सो करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। एग्जैक्टली सेम आई कैन से टाइम इज अ टेंसर क्वांटिटी। आपको पता है टाइम फ्लो करता है, टाइम इज मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग अपने पास्ट में नहीं जा पा रहे हैं, वी आर मूविंग टू आवर फ्यूचर, हम लोग जा रहे हैं आगे, सो इट इज डायरेक्शन, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। एग्जैक्टली सेम आप लोग एक टर्म पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि स्केलर्स, वेक्टर्स, टेंसर्स। तो आगे से किसी ने ये नहीं कहना करंट इज स्केलर, करंट इज टेंसर। तो स्केलर, वेक्टर, टेंसर, ये 3 टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। इनमें से हमें डील करना है वेक्टर्स के साथ। टेंसर्स की कहानी आप लोगों को अगले सेमेस्टर के अंदर आएगी थोड़ी बहुत। यहाँ पे हम लोगों को बात करनी है वेक्टर्स की। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, यू राइट अ सिंबल एंड यू पुट अ एरो ओवरहेड इट। इस तरीके से अगर हम एरो लगा देते हैं दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि ये किसी वेक्टर की बात हो रही है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सपोज ये जो वेक्टर है ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और आप कहें कि आप 5 मीटर ड्यू ईस्ट गए, तो मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगी। आई नो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ की डायरेक्शंस हैं। ड्यू ईस्ट, आप लोग इधर जा रहे हैं, मीन्स इन दिस वे 5 मीटर, तो मैं 5 मीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ईस्ट की तरफ आप जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक एरो हेड लगा दूंगी। तो इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। द लेंथ ऑफ द लाइन विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर एंड एरो हेड विल गिव यू द डायरेक्शन। और हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देनी होती है। अब आप कहेंगे जी 5 मीटर की लाइन हम अपनी इतनी छोटी सी शीट पे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो स्केल्स आर देयर। आप लोग अब देखिए सारी दुनिया एक छोटे से ग्लोब के अंदर हम लोग शो कर देते हैं, इतना बड़ा इंडिया हम छोटे से मैप के अंदर शो कर देते हैं। सो स्केल्स को स्क्वीज़ किया जाता है, स्केल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो उसी तरीके से कि आप लोग जैसे 5 मीटर है, आप लोग मान लीजिए मीटर को सेंटीमीटर में मान के चल लीजिए और 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दीजिए एंड दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। अब ये है कि चलो ये तो हो गया डायग्रामेटिकली। अगर मुझे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है, बार बार ऐसे लिखना 5 मीटर ड्यू ईस्ट, 5 मीटर ड्यू ईस्ट, मुझे तो पसंद नहीं है, मैं तो एक आलसी किस्म की इंसान हूँ। तो हम लोग किसी भी वेक्टर को किस तरीके से लिखते हैं,
वेक्टर को लिखा जाता है उसकी वैल्यू विच इज टर्म्ड एज इट्स मैग्नीट्यूड, और इसी के साथ इसकी डायरेक्शन जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। सो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या बला है, यहीं से देख लीजिए, यूनिट वेक्टर किसके इक्वल हो गया, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को इस तरीके से भी लिखा जाता है, मॉडुलस लगा के, एरो लगा के, अदरवाइज आप बिना एरो के, बिना मॉडुलस के ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब आपने क्या किया, वेक्टर के अंदर क्या वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है, उसमें से मैंने वैल्यू हटा दी, डिवाइड कर दिया, बचा क्या, सिर्फ डायरेक्शन। ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 हो और जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और मॉडुलस या मैग्नीट्यूड आप लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं किसी भी वेक्टर का, इफ आई एम हैविंग a vector is equal to ax I cap, ay j cap, az k cap। अब I cap, j cap, k cap ये क्या बला आ गई, these are unit vectors along x axis, y axis आप लोगों को पता है x axis होता है, y axis होता है, z axis होता है। बार बार मुझे along x axis, along y axis, along z axis ना लिखना पड़े, उसके लिए मैंने मान लिया कि इस साइड यूनिट वेक्टर है I cap, on this side j cap and on this side is k cap। तो इस तरीके से आप लोग यूनिट वेक्टर्स लिख सकते हैं। और x कंपोनेंट, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट a है तो उसका कोऑर्डिनेट, उसका x एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो गया ax, और इधर y एक्सिस पे हो जाएगा ay, और इधर z एक्सिस पे हो जाएगा az। तो ax I cap, ay j cap, az k cap आप लोग किसी वेक्टर की नोटेशन देते हैं। तो याद आ रहा होगा आप लोगों को सब कुछ धीरे धीरे। अब वेक्टर्स जो होते हैं ये आप लोगों को पता है, फ्री वेक्टर, स्लाइडिंग वेक्टर और बाउंड वेक्टर, 3 टाइप के होते हैं। फ्री वेक्टर जिनको कहीं पे भी किसी भी तरीके से लगाया जा सकता है, बाउंड वेक्टर जिनकी जगह भी फिक्स है और पॉइंट ऑफ एक्शन भी फिक्स है। फॉर एग्जांपल वेट वेक्टर, कि जैसे ये डस्टर है सपोज, इसका वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और आपको यहीं से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही हमेशा शो करना होता है। लेकिन इसी डस्टर को मैंने फोर्स लगाई, वो फोर्स मैं 5 न्यूटन यहाँ से लगाऊँ, यहाँ से लगाऊँ, यहाँ से लगाऊँ, यहाँ से लगाऊँ, डजंट मैटर, तो वो हो जाता है फ्री वेक्टर। और फिर आ जाता है स्लाइडिंग वेक्टर। स्लाइडिंग वेक्टर की अगर मैं बात करूँ, जो स्लाइड करता है मतलब अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। जैसे कि एक एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन की मूवमेंट जो आपने फोर्स एक्सटर्नल लगाई वो इस डायरेक्शन में है, और जो एग्जॉस्टिव गैसेस जाएंगी एग्जॉस्टिव वो इस डायरेक्शन में होंगी। सो वो जो एग्जॉस्टिव गैसेस वाली जो फोर्सेज है दैट विल बी स्लाइडिंग वेक्टर फॉर द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। एक ही लाइन ऑफ एक्शन जिनका है उनको हम बोलते हैं स्लाइडिंग वेक्टर्स। तो ये हो गई टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर, इनकी 2 टाइप्स होती हैं। पोलर वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनके लिए मैं कहूँ कि आपको आपकी बुक्स में लिखा रहता है कि आप लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज करें, उनके ऊपर इफेक्ट हो। और एक्सियल वेक्टर में आप लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज करें, उनके ऊपर इफेक्ट ना हो। सिंपल सी बात है, पोल मीन्स एंड्स। जिन वेक्टर्स का आपको स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट नजर आए उनको बोलेंगे पोलर वेक्टर्स। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, जिनको मैं सिंपली इस तरीके से लाइंस कहीं पे भी ड्रॉ करके आई कैन रिप्रेजेंट, सो दोज विल बी पोलर वेक्टर्स। इनके अलावा होते हैं एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, ये पॉइंट की लाइन ऑफ एक्शन पे ना हो के रोटेशन जब होती है बॉडीज़ की, फॉर एग्जांपल कि कोई बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रही है तो आप लोगों को याद होगा राइट हैंड थंब रूल वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं, तो आप लोग कुछ इस तरीके से फिंगर्स कर्ल कर लेते हैं और लोग कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज एक्टिंग अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क है, ये लोग आप लोग आगे आगे पढ़ते जाएंगे। जो +1 के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली पढ़ा होगा, तो उनको हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, जो सिर्फ लाइन ऑफ, अगर आपका बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही है तो सपोज एंगुलर मोमेंटम इधर एक्ट कर रहा है, दिस इज द एक्सियल लाइन। इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर्स एक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। इसके अलावा आपने कोलिनियर, कोप्लानर सब पढ़ा हुआ है। कोलिनियर मतलब सेम लाइन, कोप्लानर मतलब सेम प्लेन, कोइनिशियल मतलब सेम इनिशियल पॉइंट। तो इस तरीके से आप नेम के साथ ही इनकी जो क्लासिफिकेशन है दैट यू कैन डू। लोकलाइज मतलब जिनका पॉइंट फिक्स्ड हो इनिशियल पॉइंट, नॉन लोकलाइज मतलब जिनकी लोकेशन फिक्स ना हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमें जिन चीज़ों के साथ डील करना है वो रहेंगी प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। तो आप लोगों को पता है कि अगर मैं 2 वेक्टर्स को कंसीडर करूं देन आई एम हैविंग 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। कि आपको एक वेक्टर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी मिल जाए
तो उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और लेट मी रिमाइंड यू, इट इज़ ए बी cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। क्रॉस प्रोडक्ट में होता है a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम एंड वेक्टर नॉर्मल टू दिस। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा के आप लोगों को मिलता है वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा के आपको मिलता है स्केलर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहूँ कि वर्क डन इज फोर्स into displacement, power is force, dot product of velocity, force and dot product of velocity, instantaneous power इस तरीके से मिलती है। coming on to vector quantities, torque r cross f, angular momentum r cross p, f is force, p is linear momentum। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स। अब यूटिलिटी यूज़ कहाँ पे करते हैं, आपको पता है कि अगर आपको दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर चेक करना है, दिस गिव्स यू द परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, क्योंकि cos 90 यहाँ पुट होगा तो a डॉट b क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो वेक्टर्स क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर। यहाँ पे ये क्या चेक करेगा, पैरेललिज्म। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, साइन थीटा 0 और 180 दोनों पे 0 रहता है, तो a क्रॉस b इक्वल टू 0। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 आने पे वेक्टर्स आर इधर पैरेलल और एंटी पैरेलल, डॉट प्रोडक्ट 0 आने पे वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ये सब कुछ आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको एंगल मेजर करना है दो वेक्टर्स के बीच, इवन देन यू कैन यूज डॉट प्रोडक्ट। यहाँ से देखिए cos थीटा a डॉट b, आप लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b, इस तरीके से इससे भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी यूनिट वेक्टर की, यू विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस एन कैप ऑल्सो। ये एन कैप ये शो करता है कि इसकी डायरेक्शन जो इन दोनों का प्रोडक्ट करवाने के बाद आएगी, वो डायरेक्शन इस एन वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी नॉर्मल टू दीज टू। लेट मी रिमाइंड यू कि अगर आपके पास a क्रॉस b इज इक्वल टू, इस पूरे को मैं c वेक्टर कह दूँ, तीसरा वेक्टर, ये वेक्टर हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अगर आपको एग्जामिनेशन में दो वेक्टर्स दिए रहे हैं और आपको ये कहा जाए कि फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स, तो आप सिंपली उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। और उसकी डायरेक्शन आप लोग कैसे लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, कि ये है a वेक्टर और ये है b वेक्टर और इनके पास है एंगल थीटा। मैं आपको कहूँ कि a क्रॉस b बताओ मुझे कहाँ होगा, आप लोग यहाँ अपना राइट हैंड रखेंगे, अपना राइट हैंड रखना है, किसी दूसरे का नहीं। तो यहाँ आप राइट हैंड रखेंगे, कीप योर फिंगर्स हियर, a से b आप इनको कर्ल कीजिए, तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ दैट क्रॉस प्रोडक्ट। दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। दिस विल बी a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a, लेकिन ये कॉम्यूटेटिव है। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, b डॉट a इज इक्वल टू a डॉट b होता है। यहाँ ये क्यों नहीं होता है, अगर आपको b से a जाना है, फिंगर्स ऐसे कर्ल करेंगे एंड थंब विल पॉइंट इनवर्ड्स। पहले इधर था बाहर की तरफ, अब इधर है। सो इन दोनों ही केसेस के अंदर मैं कहूँ कि डिफरेंसेस हैं, जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं, दोज आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। अब आपको किसी पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना है। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो आप क्या करते हैं कि दो साइड्स दी रहती हैं आपको पैरेललोग्राम की। सपोज दिस इज साइड A एंड दिस इज साइड B। पैरेललोग्राम ये है तो A क्रॉस B विल गिव यू द एरिया वेक्टर। मैग्नीट्यूड लेना है तो आप उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ये भी है कि आपको वेक्टर क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करके दे रहा है, ये आपको पैरेललिज्म की कंडीशन दे रहा है, एंड यू कैन फाइंड a third vector perpendicular to those two vectors. You can find area of the parallelogram even. You can find rotation effect, कर्ल करेंगे आप इसके बाद माई कमिंग लेक्चर्स जो होंगे वो उन्हीं चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। व्हाट इज़ फील्ड, व्हाट इज़ कर्ल, व्हाट इज़ ग्रेडियंट, व्हाट इज़ डाइवर्जेंस, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। उससे पहले आपका वेक्टर अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू रिकैप्चुलेट ऑल द थिंग्स इन योर माइंड्स। तो इसी तरीके से अगला अगर मैं बात करूँ, ये तो था कि दो वैक्टर्स का केस हो। अगर वैक्टर्स 3 आ जाएं तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। ये नहीं सुना होगा आपने या बहुत कम स्टूडेंट्स ने सुना होगा ट्रिपल प्रोडक्ट। 3 वैक्टर्स जब आ जाएं तो यहाँ पे भी वही चीज़ कि अगर मैं इन 3 वैक्टर्स को मिला के अगर मुझे स्केलर मिल रहा है तो मैं उसको बोलूँगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
इसको हम लिखते हैं, 3 वेक्टर्स हैं मेरे पास, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। मुझे पता है बी क्रॉस सी करने से मुझे मिलेगा वेक्टर, वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगी, आई विल गेट अ स्केलर क्वांटिटी। इसी तरीके से 3 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा कर अगर आपको एक वेक्टर मिल जाता है तो हम उसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और आई विल राइट इट ए क्रॉस बी क्रॉस सी। बड़ा एक मैं कहूँ कि खूबसूरत कॉन्सेप्ट ये है कि इन 2 वेक्टर्स के परपेंडिकुलर ये और उन दोनों के भी परपेंडिकुलर नेक्स्ट वेक्टर जो है वो हम लोगों को मिल जाएगा। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड फाइंड आउट करना है देन यू गो फॉर दिस, बिकॉज वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वॉल्यूम ऑफ एनी पैरेललोपिपेड आप लोग इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको तीनों साइड्स गिवन होंगी, ए डॉट बी क्रॉस सी आप लीजिए और आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और एक और अगर मैं आपको ये पूछूं कि आई एम गिविंग यू 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंड आई आस्क यू वेदर दे आर कोप्लानर और नॉट, तो कोप्लानर है या नहीं है। अगर वेक्टर्स कोप्लानर हैं, फॉर कोप्लानर वेक्टर्स, फॉर कोप्लानर वेक्टर्स ए डॉट बी क्रॉस सी हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाता है, इट मीन्स दोज वेक्टर्स विल बी कोप्लानर विद ईच अदर। अगर आपको ऑर्थोगोनैलिटी चेक करनी है, यू विल हैव टू चेक वेदर द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल विद ईच अदर, तो भी उनका स्केलर प्रोडक्ट जो रहेगा वो 0 रहेगा। यहाँ पे देखिए जो ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, कॉम्यूटेटिव भी है, कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ ए डॉट बी क्रॉस सी, इट विल बी इक्वल टू, अगर मैं ऑर्डर को चेंज कर देती हूँ, इफ आई राइट बी डॉट सी क्रॉस ए, अगर फिर भी मेरा मन नहीं भरा मैं फिर से ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, सी डॉट ए क्रॉस बी, इट विल रिमेन इक्वल। ये वो आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको थ्रू आउट योर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यूज़ करनी है। दैट इज़ वाई आई एम जस्ट रिकैप्चुलेटिंग ऑल दीज थिंग्स। नहीं याद आ रहा है तो कहीं पे आप लोग एक नोटबुक पेन उठाइए और लिख लीजिए इनको, कहीं इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया जाएगा आपके अगले कमिंग सेमेस्टर्स के अंदर भी। इसके बाद अगर मैं आ जाऊँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है इस केस में भी अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये तीनों इक्वल नहीं रहते हैं, लेकिन इन तीनों का सम जो है वो डेफिनेटली इक्वल रहता है, दैट डेफिनेटली बिकम्स इक्वल टू 0। मीन्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी will always be equal to 0, क्योंकि हमें पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं है। कॉम्यूटेटिव नहीं है तो जैसे ही हम ऑर्डर चेंज करेंगे, हमारे ऑर्डर के चेंज करते ही इसके अंदर क्या आ जाएंगे, चेंजेस, डायरेक्शनल चेंजेस, जो कि इनके टोटल को 0 बना देंगे। अगर हम किसी वेक्टर की प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं ओवर द अदर वेक्टर, देन ऑल्सो वी कैन यूज दिस वन, क्योंकि देखिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों के परपेंडिकुलर जाएगा। फिर आप एक तीसरा वेक्टर ए ले रहे हैं, उन भी दोनों के परपेंडिकुलर, तो आपके पास इन दोनों की प्रोजेक्शन आ जाएगी। If you want to find out projection of one vector over other vector, then you use vector triple product. Or you want to find out orthogonal component of a vector. ध्यान से, पिछले में आपको चेक करना था कि vectors are orthogonal or not, तब तो आप स्केलर प्रोडक्ट 0 कर देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि you have to find out orthogonal component of a vector with respect to another, आपको orthogonal उसका component find out करना है, तब आप यूज़ करते हैं vector triple product। तो ये बड़ा छोटा सा बेसिक सा आइडिया था सारा का सारा वेक्टर अलजेब्रा का, विच यू विल हैव टू यूटिलाइज थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन। और +1 के स्टूडेंट्स की थोड़ी सी रिवीजन इसके अंदर हो जाती है जब आप लोग बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इनकी मैंने यहाँ पे वेक्टर एडिशन नहीं लिया है, जहाँ पे आगे ज़रूरत पड़ेगी आई विल टेक अप दैट। तो टिल देन थैंक यू सो मच। कमिंग लेक्चर्स के अंदर आई विल बी कमिंग विद ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, थोड़ा और डीप हम इसके अंदर जाते जाएंगे। ईच एंड एवरी टर्म इज़ न्यू, तो थोड़ा ध्यान से आराम से करते जाइए, अदरवाइज वी विल एंजॉय ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच।